हम्म। तत्वार सूत्र के हमारे 36 सूत्र हो गए हैं। और अब हम आज इसमें जो पढ़ रहे हैं सूत्र नंबर 37 से। हाँ नीलम भाभी पढ़िए सूत्र नंबर 37। भरतैरावत विदेहा विदेहा कर्म भूमयोन्यत्र देव कुरु उत्तर कुरुभ्य। हाँ कर्म भूमयो न्यत्र आधा न है ना, तो कर्म भूमयो न्यत्र देव कुरुत्तर कुरुभ्यः। एक बार वापस पढ़ते हैं। भरतैरावत विदेहाः कर्म भूमयो न्यत्र देव कुरुत्तर कुरुभ्यः। इसका क्या क्या बता रहे हैं इस सूत्र में? इसमें हमारे को कर्म भूमियों के नाम बताए हैं कि कर्म भूमियां कौन कौन सी है। तो देखो भरतैरावत यानी भरत और ऐरावत, विदेहा यानी विदेह क्षेत्र, ये सब क्या है? कर्म भूमियां हैं। कौन कौन सी? भरत, ऐरावत और विदेह, ये तीनों कर्म भूमियां हैं। तो अब आप कहोगे कि पहले जब हमने पढ़ा था देवकुरु उत्तर कुरु, तब तो आपने कहा था कि वो तो भोग भूमि है। तो फिर यहां पे आपने कह दिया कि विदेह कर्म भूमि है। हाँ तो हमने यही बताया था। देखो विदेह क्षेत्र जो था ना, पूरा सुमेरु पर्वत के चारों ओर वाला विदेह क्षेत्र, उसमें से गजदंत जो पर्वत थे, उसके ऊपर और नीचे वाला क्षेत्र जिसको हम देवकुरु उत्तर कुरु कहते हैं, वो तो क्या है? भोग भूमि है। लेकिन उसके अलावा जो जितना भी विदेह क्षेत्र बचता है, वो कर्म भूमि होता है। ठीक है, वो सारा क्षेत्र क्या होगा? कर्म भूमि होएगा। तो देखो आगे लिखा भी है इसमें, न्यत्र देव कुरुत्तर कुरुबे, यानी अन्यत्र, यानी इसके अलावा जो देव कुरु है, उत्तर कुरु है, वो भोग भूमि है। या उसको छोड़ करके जितना विदेश क्षेत्र बचता है, वो सारी कर्म भूमि है। तो जम्बू द्वीप में कितनी कर्म भूमि हो गई बताओ? दीपा दीदी 15 बताओ। क्रम, 15 क्रम। ना, अरे फिर केवल 30, जम्बू द्वीप में। 30, हाँ 30, तीन 30, हुई। 30, तीन, सॉरी, तीन हो गई 30। ना, भरत रावत और भरत ऐरावत और विदेह है तीन भूमि। के मैंने क्या पूछा क्वेश्चन? जम्बू द्वीप में। तो जम्बू द्वीप में कितनी कर्म भूमि हुई? तीन। अगर अब मैं पूरे 2.5 द्वीप में पूछूंगी, तो बताओ कितनी कर्म भूमियां होगी? हाँ नीलम भाभी। 15। हाँ 15 हो जाएगी। कैसे होएगी? अब देखो गिनते हैं। क्योंकि जम्बू द्वीप में एक भारत क्षेत्र, एक एरावत क्षेत्र और एक विदेश क्षेत्र है, तो तीन हुई। अब वहां पर डबल डबल है ना सारी चीजें, धातकी खंड में और पुष्कर द्वीप में। तो यदि तीन कर्म भूमि जम्बू द्वीप में है, तो धातकी खंड में 6 हो गई। और 6 ही किस में हो गई? पुष्करार्ध में हो गई। तो 6 + 6 + 3 कितनी हो गई? 15 हो गई। तो यानी पूरे 2.5 द्वीप में 15 कर्म भूमियां होती है। अब आया सबको समझ में? हाँ, ऐसे दिमाग लगाना है कि डबल डबल किस में है? धातकी खंड में और पुष्करार्ध में। तो जितने जम्बूद्वीप है उसे डबल डबल कर दो। ये तो हो गई कर्म भूमि की बात। अब ये बताओ, यदि हम किसकी चर्चा करते हैं? भोग भूमि की। तो मैं आपको जम्बू द्वीप की बताती हूं, फिर आप बाकी की बताना। तो जम्बू द्वीप में कितनी भोग भूमियां हैं? सिर्फ। 6, जम्बू द्वीप में कितनी भोग भूमि है? 6। 6। कौन कौन सी हो गई? हेमवतक, हारीवर्षक, हरि, रम्यक और देवकुरु और उत्तर कुरु, ये 6 हो गई। किसमें? जम्बू द्वीप में। अब बताओ पूरे 2.5 द्वीप में कितनी होगी? हाँ नीलम भाभी। 30। 30 हो जाएगी। कैसे ये भी बताओ, कैसे होगी? 6 हाँ जम्मू द्वीप में हो गई। हाँ उसकी डबल धातकी खंड में होगी। हाँ, तो तो डबल 12, 12 और बारह। 6, 18 हो गई।
और फिर हाँ 12 पुष्करार्ध दीपिका हाँ, होगी। वेरी गुड, सब क्लैपिंग करो, बहुत अच्छा। 6 + 12 + 12 = 30, तो इस तरह से 30 भोग भूमि किसमें होगी? पूरे ढाई द्वीप में। अगर कर्म भूमि पूरे ढाई द्वीप में पूछते हैं तो 15, सिर्फ जम्बू द्वीप में पूछते हैं तो कितनी? 3, 6। 3 3। कर्म भूमि बोला है मैंने, कर्म भूमि 3 और भोग भूमि 6, जम्बू द्वीप। ठीक है, आ गया सबको समझ में? अच्छा, अब कर्म भूमि भोग भूमि में विशेष जो मेन अंतर है वो क्या है कि भोग भूमि में मनुष्य को असी मसी कृषि शिल्प विद्या वाणिज्य कोई भी काम नहीं करना पड़ता है भोग भूमि में। जबकि कर्म भूमि में हमारे को हमारा जीवन चलाने के लिए असी मसी कृषि शिल्प विद्या वाणिज्य ये काम करने पड़ते हैं। ये दोनों में मेन डिफरेंस है, कर्म भूमि में और भोग भूमि में। तो फिर भोग भूमि में वो अपना काम कैसे कर पाते हैं? क्योंकि वहां पर क्या होता है, कल्प वृक्ष होते हैं 10 प्रकार के। मैंने इनके नाम पहले भी बताए थे आपको, भोजनांग, पानांग, मादांग, दीपांग, मलांग, ये अलग अलग तरह के 10 प्रकार के वहां पे क्या है, कल्प वृक्ष है। तो वहां जाके उनके पास में खड़े होके इच्छा करते हैं तो वही चीज उनको प्राप्त हो जाती है। तो इसलिए उनको किसी भी प्रकार का कोई कर्म नहीं करना पड़ता है। और भोग भूमि में जो उत्कृष्ट भोग भूमि है, मतलब भोग भूमि में भी सबसे ज्यादा अच्छी भोग भूमि कौन सी है? देवकुरु और उत्तर कुरु। उत्कृष्ट भोग भूमि बोलते हैं उसको, देवकुरु और उत्तर कुरु। ये उत्कृष्ट भोग भूमि है, यहां पर 3 पल्ले की आयु होती है। फिर जो मध्यम भोग भूमि है वो कहां पर होगी? इसके नीचे, यानी हारी वर्षक में, और हारी वर्षक और कहाँ हो जाएगा? हरी, ऊपर आता ना हरि और रम्यक। भरत हेमवत, भरत हेमवत, नाम ही भूल गई 7 क्षेत्रों के नाम बताओ एक बार। भरत हेमवत, हरि, विदेह, रम्यक और हिरण्यवत। तो हेमवत क्षेत्र में मैंने आपको बताया, यहाँ पे जघन्य भोग भूमि लिखो। किसमें? हेमवतक में। और इधर लिखो हिरण्यवत में। हेमवतक और हिरण्यवत, इन दोनों में जघन्य भोग भूमि होगी। फिर हरि में और रम्यक में मध्यम भोग भूमि होगी, हरि और रम्यक में। और फिर जो विदेश क्षेत्र में देवगुरु उत्तर गुरु है वहां पर उत्कृष्ट भोग भूमि होगी। इन भोग भूमियों में क्या होता है, जुगलिया जन्म होता है। यानी वहां बच्चे कैसे पैदा होते हैं? 2 बच्चे एक साथ होते हैं, एक मेल और एक फीमेल। पहले वो दोनों जो बच्चे होते हैं धीरे धीरे बड़े होते हैं, और जब वो आ, कितने हो जाते हैं, 20 साल के आसपास हो जाते हैं, तो फिर उसके बाद में वो हस्बैंड वाइफ की जैसे रहने लग जाते हैं। 49 डेज में जो जघन्य भोग भूमि होती है वो परिपक्व हो जाते हैं 49 डेज में। कहाँ पे? जघन्य भोग भूमि में। 35 डेज में होते हैं मध्यम भोग भूमि में। और जो उत्कृष्ट भोग भूमि है वहां पर कितने दिन में हो जाएंगे? दीपा जी लाडनू बताइए, मैंने बताया था ये सब पहले आपको। 21 दिन में। 21 दिन, 21, 35 और 49 दिन, ये क्रम है वहां। और उनके माता पिता की मृत्यु पता कैसी होती है भोग भूमि में? उनको हाँ। छींक और जमाई आती है, बस। कोई दुख नहीं होता है भोग भूमि में, किसी प्रकार का दुख नहीं होता है। केवल छींक और जमाई आती है तो उन हस्बैंड वाइफ की मृत्यु हो जाती है। अब उन बच्चों को संभालने वाला कोई भी नहीं होता, कोई भी नहीं। वो बच्चे अपने आप ही पल जाते हैं, अपने आप ही बड़े हो जाते हैं। शुरू के दिनों में पहले अंगूठा लेते हैं, फिर धीरे धीरे वो क्रॉल करना चालू कर देते हैं, फिर धीरे धीरे अस्थिर खड़े होते हैं, फिर पूरे खड़े होते हैं, फिर चलते हैं,
है ना। फिर धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं और अपने आप 49 डेज के अंदर अंदर वो बच्चा क्या हो जाता है, परिपक्व हो जाता है। ऐसे वो बड़े होते हैं बच्चे। और इनको पता है क्या, अपन ऐसा कहते हैं इन जीवन काल में और किसी से मिलते ही नहीं है, ये अपने आप में ही रहते हैं जैसे, है ना। तो अपने आप ही जब ये रहते हैं, इनको किसी से मिलना नहीं जुलना नहीं, इसका मतलब उनको कंपैरिजन करने के लिए और कोई मनुष्य वहां पर मिलता ही नहीं है। तो वहां पर दुख नाम की चीज ही नहीं होती है। जैसे हम लोग हैं, हमारे को दुख किसका होता है बताओ। अगर हम कहीं जा रहे हैं तो हमारे कपड़े अच्छे होना चाहिए, हमारी ज्वेलरी अच्छी होनी चाहिए, हम सुंदर दिखने चाहिए, क्यों, दूसरों से। तो ये दुख है बहुत बड़ा। तो ये दुख वहां पर नहीं होता है, क्योंकि वहां पे किसी प्रकार का कोई कंपैरिजन किसी से होता ही नहीं। खासकर सोनी फैमिली में। तो इसलिए इसीलिए उसको भोग भूमि कहा है कि बस सिर्फ भोगना है, वहां पर दुख नहीं है, केवल भोगते हैं। लेकिन भोग भूमि में जो एक माइनस पॉइंट है वो क्या है, कि वहां से क्या नहीं होता है, मोक्ष नहीं होता है। वहां से पहले क्या होगा, मर करके देव पर्याय में जाएंगे, फिर वापस से मनुष्य बनेंगे, तब जाकर के उनको मोक्ष मिलेगा। ये वहां की सबसे बड़ी बात है। अभी हमारे को यहां से मतलब अभी चलो काल नहीं है, अभी मोक्ष जाने वाला काल नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ कर्म भूमि होते हुए भी क्या, कर्म भूमि से ही मोक्ष होता है। ये सबसे प्लस अभी पॉइंट है, जैसे बड़ा अच्छी बात अभी है। जैसे आचार्य आचार्यषि है, तो वो हाँ, पहले पहले देव बनेंगे, फिर वापस मनुष्य योनि में जन्म लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि अभी तो मोक्ष है ही नहीं अभी पंचम मोक्ष काल है में ही तो। नहीं। अब आचार्य श्री ने अपना क्या करवा लिया होगा, रिजर्वेशन करा लिया, क्योंकि हाँ। सागरों में आयु होती है वहां तो देव पर्याय में। तो इतने टाइम तक हो सकता है वो अच्छे पद पर गए हो सकता है। नो ग्रेवियक नो अनुदिश कहाँ पर गए हमें थोड़ी ना पता है। तो वहां पे खूब आयु होती है। जब वो अपनी आयु पूरी कर लेंगे, फिर उसके बाद में उनका जैसा भी नियोग होगा मनुष्य पर्याय में आकर के, फिर यदि मोक्ष लेना होगा तो उनको मनुष्य पर्याय में आना ही होगा, फिर ही मोक्ष मिलेगा, है ना। चलिए सूत्र नंबर 38। हाँ, सूत्र नंबर 38 चांदनी, अच्छा दीपा जी लाडनू आप पढ़िए सूत्र नंबर 38। 30 आप पढ़ो। हाँ, निस्थिति परावरे त्रिपल्यो परमानंद परमानंद मुहूर्ते। नहीं सुनो, देखो मैं पढ़ती हूँ। नृ स्थिति परावरे त्रिपल्योपमांत मुहूर्ते। इसको क्या करो, त्रिपल्योपमांत मुहूर्ते। ठीक है। अब इसमें बताया है, अभी हमने पहले पढ़े मनुष्य के प्रकार कितने हैं, फिर कर्म भूमि और वो पढ़ ली। अब उसके बाद में बताया है कि जो अब मनुष्य रह गए ना, कहाँ पे, कर्म भूमि में, तो वहां पर उनकी आयु कितनी है। पहले हमने पढ़ ली थी भोग भूमि के मनुष्यों की, अब कर्म भूमि के मनुष्यों में आयु कितनी है वो पढ़ रहे हैं। तो देखिए क्या लिखा है, नृ स्थिति, नृ मतलब मनुष्यों की, स्थिति मतलब आयु, परा, परा का मतलब यहां लेंगे उत्कृष्ट, लिख लो। परा मतलब उत्कृष्ट, यानी मैक्सिमम आयु कितनी हो सकती है। तो मैक्सिमम आयु बताई है त्रिपल्योपम, यानी 3 पल्ले की। मैक्सिमम आयु कितनी है, 3 पल्ले की। और देखो यहाँ परावरे शब्द था, संधि विच्छेद करेंगे तो यहां से निकलेगा परा प्लस अवरे। अवरे का मतलब हो जाएगा जघन्य, लिखो। अवरे मतलब जघन्य, यानी मिनिमम आयु। तो मिनिमम आयु बताइए मांतर मुहूर्ते, यानी अंतर मुहूर्त। तो मनुष्यों की उत्कृष्ट आयु तो हो गई 3 पल्ले की, और जघन्य आयु हो गई अंतर मुहूर्त। हमने अभी पढ़ा था ना कि जैसे भोग भूमि के भी मनुष्य हैं, और ये कर्म भूमि के भी मनुष्य हैं। तो कर्म भूमि
के भी जो मनुष्य, चाहे भोग भूमि के, यहाँ पे सिर्फ सिंपल मनुष्य की बात करी है, तो मनुष्य तो भोग भूमि में भी है और यहाँ पर भी है। तो वहां पर मैक्सिमम आयु 3 पल्ले की है, और जो मनुष्य की मिनिमम आयु कितनी है, अंतर मुहूर्त। लेकिन हमारे यहाँ अभी जो कर्म भूमि के मनुष्य है उसकी मैक्सिमम आयु कितनी है, ज्यादा से ज्यादा 120 से लेकर के, मतलब मैक्सिमम 120 ही समझो, बस इतनी ही आयु है अभी, अभी के समय में। ठीक है, ये मनुष्य की आयु के बारे में बताया है। और पल्ले का मतलब क्या बताया था मैंने, असंख्यात वर्ष। एक पल्ले का मतलब असंख्यात पल। फिर इसमें भी पल्ले अलग अलग प्रकार के होते हैं, व्यवहार पल्ले, उधार पल्ले, अद्धा पल्ले, ये अलग अलग पल्ले में भी अलग अलग प्रकार है। ठीक है, चलिए आगे, सूत्र नंबर 39। सूत्र नंबर 39 कौन पढ़ेगा? दीपा जी आप ही पढ़ दीजिए वापस से, सूत्र नंबर 39। तियोगिन तियोगिनो निजानाम च। नहीं नहीं नहीं, नीलम भाभी आप पढ़िए, सूत्र तियोगियो नंबर 39 पढ़िए। त्रियज्ञो निजानाम च। तिर्यक योनि जानाम च। ठीक है ना, तिर्यक, तिर्यक मतलब क्या, तिर्यंच। अब देखो, हमने देखो मध्य लोक जो की संरचना पढ़ रहे हैं, तो उसमें अकेले मनुष्य ही तो नहीं है, तिर्यंच भी तो रहते हैं यहाँ पे। तो तिर्यंच के बारे में क्या, उसके बारे में तो कुछ नहीं बताया, वो श्रावक पूछ रहा उमा स्वामी महाराज को। तो उमा स्वामी महाराज ने सूत्र लिख दिया, तिर्यक योनि जानाम च। यानी तिर्यक, तिर्यक मतलब तिर्यंच, योनि यानी तिर्यंच योनि में, तिर्यक योनि में जानाम च यानी क्या जानना चाहिए, च, च का मतलब वैसा ही जानो जैसे कि मनुष्यों की आयु होती है। यानी मनुष्य, जैसे मनुष्य की उत्कृष्ट आयु 3 पल्ले की है, ऐसे ही सेम तिर्यंच की उत्कृष्ट आयु 3 पल्ले की, और जो मिनिमम आयु है यानी कम से कम जघन्य, वो कितनी, अंतर्मुहूर्त। जैसे मनुष्य की है वैसे ही यहां पर तिर्यंच की भी जानना चाहिए। हो गया अपना तीसरा लेसन, एक बार पूरा वापस से, पूरा अच्छे से मैंने पूरा करा दिया है आप लोगों को। अब इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है, ये जो सूत्र हमने पढ़े? नहीं तो अगर अब यदि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो एक क्विक रिवीजन जो कल हमने पढ़ा था, एक बार क्वेश्चंस पूछ लूं उसमें से, छोटे छोटे से क्वेश्चन है ना, छोटे छोटे से, ज्यादा बड़े बड़ा कुछ नहीं पूछूंगी। चलिए आप मेरे को बताओ कि जम्बू द्वीप कितने लाख योजन वाला है? एक एक करके जिसका नाम लिख लूंगी वो ही बताएगा। दीपा दीदी बताइए, जम्बू द्वीप कितने लाख योजन का है? हाँ, क्या बता रही? चलो नीलम भाभी आप बताओ। 1 लाख योजन। 1 लाख योजन का है, कितनी बार तो बताया जम्बू द्वीप 1 लाख योजन का है। फिर उससे दूना दूना 2 लाख का लवण समुद्र है, बताया तो था, भूल जाते हो। चलो, अच्छा, ये जो जम्बू द्वीप है इसके आगे जिनवाणी जो, हाथ में नहीं लेते हैं ना तो पता नहीं पड़ता जब तक। हाँ ये भी सही बात। चलो, जम्बू द्वीप में क्षेत्र कौन कौन से हैं, कितने क्षेत्र और कौन कौन से? दीपा जी लाडनू से आप बताइए। जम्बूदी में 7 सेक्टर है। हाँ नाम बताओ। भरत हेमवत हाँ भरत हेमवत हरि विदय रम्यक हिरण्यवत एरा। हाँ बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। ये 7 क्षेत्रों के नाम हो गए। फिर उनको विभाजित करने वाले पर्वत कितने हैं? चांदनी, 6। 6 पर्वतों के नाम बताओ, 6 पर्वत। नाम बताओ। हाँ। हेमवत, हरिवर्षक, देवकुरु, ना हरि, ना 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 रम्यक ना और ना 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 ना, पर्वतों के नाम, पर्वतों के।
हिम हिमवन मावन निषद नहीं ये वाले। हाँ, हिमवन हिमवन महावन निषद नील सिमगिरी। 6 पर्वत हो गए ना, हिमवन, महाहिमवन, निषद, निषद नीलकुरी नील और और शिखरी। हाँ ये 6 पर्वत नील हो गए। हरी हाँ, ये विजय भी है 6 ना। पर्वत हो गए। अच्छा, इनका कलर कैसा होता है, कौन बताएगा? नीलम भाभी। सोने के समान, चांदी हाँ के समान, तपाए हुए सोने के समान, वैडूर्य मणि के समान, हाँ फिर वापस से रजत के समान और हाँ, सोने के समान। बिल्कुल, अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। अब इनके ऊपर तालाब स्थित है ना? हर एक पर्वत के ऊपर एक एक तालाब है। चांदनी तालाबों के नाम बताओगे आप? सूत्र नंबर 14 देखो आप, और 40 कितना नंबर का, हाँ 40। पद्म, बताओ। हाँ महापद्म, हाँ तिखिंच, हाँ केशरी, हाँ महाकुंड, पुंडरिक और हाँ, पुंडरिका। पुंडरिक और पुंडरिक, ये 6 हाँ तालाब हैं जो उन 6 पर्वतों पर स्थित है। उन तालाबों के बीचों बीच क्या होता है, बताओ? चांदनी, कमल, कमल होता है। कमल। उस कमल हाँ, में कौन सी देवी रहती है? जैसे पद्म तालाब में कौन सी देवी रहती है? श्रीदेवी। श्री देवी, वेरी गुड। हाँ। चलो, बाकी की देवियों के नाम कौन बताएगा? दीपा जी लाडनू से आप बताइए। री श्री धति रत, बुद्धि रत, लक्ष्मी। नहीं नहीं, एक श्री, भूल गई। श्री से री धति श्री, गति। हाँ, जब श्री 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 बोलेंगे तो री सारे आ जाएंगे, धति श्री, बुद्धि। री, श्री धृति, री धति धृति और गति लक्ष्मी। बुद्धि लक्ष्मी और हाँ लक्ष्मी, हाँ, लक्ष्मी। देखो आपने मेरे को पूछा था ना कि एक बार अष्ट कुमारियां देवी होती है, तो वो दो और कौन सी देवी, मेरे को अपने आप ही याद आ गया अभी, शांति देवी और पुष्टि देवी। ये 2 देवियां और है, तो ये अष्ट कुमारियां होती है ना जो जाती है माँ की सेवा करने के लिए, वो ये 2 देवियां और है, शांति और पुष्टि। और ये जो देवियां है ना, इनके जैसे जैसे नाम है ना, वैसे वैसे ही ये उनका काम होता है। जैसे श्री देवी है, वो क्या करेगी, उनकी शोभा बढ़ाती है। फिर जैसे कीर्ति है, वो उनका यश बढ़ाती है। बुद्धि देवी उनको बुद्धि देती है। लक्ष्मी देवी उनकी समृद्धि बढ़ाती है। ऐसे धृति धैर्य बढ़ाती है, ऐसा इनका काम होता है। शांति देवी शांति देती है। चलो, अब नदियों के नाम कौन, नीलम भाभी आप बताइए। उन तालाबों से निकलने, अच्छा ये दीपा दीदी बताएगी, चलो दीपा दीदी बताओ। गंगा सिंधु रोहित रोहितास्य हरित हरिकांता सीता सीतोदा नारी नरकांता स्वर्णकुला रुप्यकुला और रक्ता रक्तोदा। हाँ, बहुत अच्छा। तो 14 पद्म नाम नदियां के होगी। तालाब से कौन सी नदियां निकलती हैं? पहले पर्वत से तो 6 3 नदियां निकलती हाँ, है। कौन कौन सी? 3 कौन कौन सी? गंगा, हम्म, गंगा रोहित और हरित। गंगा, सिंधु और रोहितास्या। हाँ, गंगा, सिंधु और रोहितास्या। फिर लास्ट में आ जाओ, ऐरावत क्षेत्र, उसमें कौन सी नदियां हैं? हाँ, नीलम भाभी। रक्ता, रक्तोदा और रूपकुला। इसमें आप ऐसे याद रख लो, ऐरावत में जो तीनों नदियां हैं, आर नाम से चालू हो रही है, ये देख लो। रक्ता, रक्तोदा और रुप्यकुला, अब कभी नहीं भूलोगे आप। कैसे तो वापस ऐसे बताना ये वाला। है, ऐरावत क्षेत्र में वापस। रक्ता, रक्तोदा और रुप्यकुला। रै पे आ रही है तीनों नदियां। हाँ, ये क्या होता है, कभी कभी जब कोई चीज याद नहीं होती ना, कोई ट्रिक से याद कर लिया करो उनको, तो वो याद हो जाएगी आप, है ना? कोई भी कैसा भी, जिसको जैसा समझ में आता है याद करने का तरीका, वो वैसे कर लो। तो अच्छा, ये पहले वाले से ये गंगा सिंधु रोहित रोहितास्य नहीं है क्या? ओनली रोहितास्या, रोहितास्य नहीं है। रोहितास्या।
क्यों रोहित नदी क्यों नहीं निकली? रोहित नदी इसलिए नहीं निकलती है क्योंकि देखो, रोहित नदी जो पहले नदी वो पूर्व डायरेक्शन में जाएगी, ठीक है। अब पूर्व डायरेक्शन में, क्योंकि इधर से गंगा नदी निकल गई, इधर से सिंधु नदी निकल गई, अब जो पद्म नाम का तालाब है उसमें ऊपर से निकलेगी ये नदी। तो ये ऊपर से जो नदी निकल रही है कौन सी डायरेक्शन में जा रही है, हमने पहले ही बोल दिया था कि ये पश्चिम दिशा में जाएगी। और पहले वाली जो नदी निकलेगी वो दूसरे तालाब के नीचे से निकल के पूर्व दिशा में जाएगी। इसलिए रोहित नदी तो दूसरे महापद्म तालाब से निकलेगी और पद्म तालाब से रोहितास्था निकलेगी, है ना। चलिए अब बताइए, भरत क्षेत्र का विस्तार कितना है। हैंड रेज करो दीपा जी, आप हो सके तो अपना ये वीडियो ऑन कर लो ताकि मुझे दिख जाए कि कौन अपना हैंड रेज कर रहा है। हाँ नीलम भाभी बताइए, भरत क्षेत्र का विस्तार बताइए। 526 526 से 6/19 योजन। और दूसरी अपेक्षा से एक और बताया था ना आज मैंने, जम्बू द्वीप का, हाँ और 190वां भाग। हाँ 190वां भाग। दो हाँ। दो तरीके से भरत क्षेत्र का विस्तार हमने समझा था। ये गंगा सिंधु नदी पता है क्या करती है, भरत क्षेत्र को कितने भागों में बांट देती है। विजयार्थ पर्वत और गंगा नदी और सिंधु नदी, इन तीन की वजह से भरत क्षेत्र 6 भागों में विभाजित हो जाता है। 5 तो होते हैं म्लेच्छ खंड और एक होता है आर्य खंड, ठीक है। आर्य खंड में आर्य मनुष्य रहते हैं और म्लेच्छ खंड में रहने वाले मनुष्य को म्लेच्छ मनुष्य कहा जाता है। और जो विजयार्ध पर्वत आता है ना बीच में, वहां पर कौन से मनुष्य रहते हैं, ये स्पेशल बात है, ये बताओ, पता है किसी को। वहां पर विजयार्ध पर्वत में जो मनुष्य रहते हैं वो सब कैसे होते हैं, विद्याधर होते हैं। उनको कई प्रकार की विक्रिया रिद्धि ऐसे प्राप्त होती है। तो वो भी अपने क्या है, वाहन आदि में इधर से उधर मतलब वाहन क्या क्या बोलते हैं उनको, विमान। विमान, विमान, हाँ विमानों में आते जाते हैं ये होते हैं विद्याधर। वहां पर भी क्या बोलते हैं उनको, काम भी करना पड़ता है, लेकिन वहां पे भी कल्प वृक्ष आदि होते हैं, ठीक है। ये विजयार्ध पर्वत का महत्व इसलिए ज्यादा है क्योंकि जब पूरा अवसर्पणी काल खत्म होगा, उत्सर्पणी चालू होगा, तो वहां पर 72 जोड़े जाकर के छिप जाएंगे उस विजयार्ध पर्वत की गुफाओं में। वो ही आप हमको ये से बताइए, हैं। तो कौन अभी ये कौन काल से कौन कौन से पर्वत होते हैं, ये पर्वत ही नहीं आते। एक एक बोलो, मेरे को आवाज ही नहीं आ रही। हाँ नहीं, पहले अभी दीपा दीदी आप उत्सर्पणी और बोलो। ये वाला जो क्वेश्चन था, उत्सर्पणी और अवसर्पणी काल कितने संख्या वर्ष, कितने संख्या का होता है, असंख्यात होता है, वो क्वेश्चन पूछा था ना अभी, ये इसी में ही तो है। हाँ नहीं सुनो तो सही, लेकिन मतलब अपन, मेरे हिसाब से उसका आंसर अनंत होगा, क्योंकि जब असंख्यात अवसर्पणी और उत्सर्पणी काल बीत जाते हैं ना, तब एक बार हुंडावसर्पणी काल आता है, ठीक है। तो यानी हुंडावसर्पणी काल अभी चल रहा है, तो असंख्यात बीत गए उसके बाद में, तो उससे पहले भी तो आया होगा, तो इसका मतलब इसका आंसर मेरे हिसाब से अनंत ही होना चाहिए, ठीक है। हाँ अब दीपा जी लाडनू आप बोलिए, आप क्या कह रहे हो। नहीं, कहते हैं जैसे जम्बूद्वीप में कौन से पर्वत ऐसे, जैसे हेमवत में, विदय में, ऐसे कौन कौन से पर्वतों के नाम लिखा दो ना, ऐसे कौन कौन, इक्वाशर पर्वत ऐसे होता ना, पुष्कर द्वीप में कौन सा पर्वत है ऐसे। अच्छा वो, हाँ तो लिख लो कि जम्बू द्वीप में तो ये 6 पर्वत जो थे वो थे ही सही, सिर्फ भरत क्षेत्र हाँ, में एक पर्वत था जिसका नाम था विजयार्ध पर्वत। जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र में बीचों बीच एक पर्वत होता है जिसका नाम है विजयार्ध पर्वत। इस विजयार्ध पर्वत का नाम पता है विजयार्ध क्यों सार्थक है ये, क्योंकि जो भरत चक्रवर्ती होता है, जब वो आर्य खंड को जीतता हुआ मतलब जाता है ना, यात्रा प्रारंभ करता है, तो वो पहले विजयार्ध पर्वत तक जाता है। तो विजयार्ध पर्वत तक के सब क्षेत्रों को जीत लिया विजयार्ध, यानी उसने आधा भरत क्षेत्र, आधा भरत क्षेत्र जीत लिया, तो वो अर्ध चक्रवर्ती बन गया, ठीक है। फिर उसके बाद में ऊपर और जाएगा, तो ऊपर वहां पर क्या है, म्लेच्छ खंड आदि आ जाते हैं। विजयार्ध पर्वत के आगे जाके एक वहां पे वृषभांचल पर्वत और आता है, लिखो
विजयार्ध पर्वत से आगे चलने पर भरत क्षेत्र में एक और पर्वत आता है जिसका नाम है वृषभांचल पर्वत। तो भरत चक्रवर्ती वहां क्यों जाता है? क्योंकि उसने जब जीत लिया ना, वो जीतते हुए जाता है सारा, तो वो सोचता है कि मैं अब अपना नाम यहाँ पे लिख देता हूं कि मैं 6 खंड का अधिपति हो गया हूं। लेकिन जब वो वहां देखता है तो उसको खुद का नाम लिखने के लिए जगह ही नहीं मिलती, इतने नाम पहले से लिखे हुए होते हैं वहां पे। तो वो एक नाम मिटा करके खुद का नाम लिखता है। सोचो अभी तक कितने चक्रवर्ती हो चुके हैं कि वहां पर पर्वत जैसी जगह पर उनको नाम लिखने की जगह नहीं मिल रही। तो उस पर्वत का नाम है वृषभांचल पर्वत। ये हो गया। अब आप लिखो धातकी खंड में या धातकी खंड को विभाजित करने वाला पर्वत ईश्वाकार पर्वत है। ईश्वाकार पर्वत। और पुष्करवर द्वीप को 2 भागों में बांटने वाला मानुषोत्तर पर्वत है। मतलब ये देखो अलग अलग तरीके से बांट रहे हैं, जैसे मैं आपको बताती हूं। ये देखो, ये देखो। जैसे ये सपोज करो ये पुष्करार्ध द्वीप है, ठीक है? तो इस पुष्करार्ध द्वीप का ये जो गोलाई में, पूरा पर्वत गोलाई में, इसका ऊंचा नाम है करो थोड़ा, मानुषोत्तर ऊंचा पर्वत। ठीक है, गोलाई में जो बांट रहा है। तो आधा पुष्करवर द्वीप ऊंचा करो अंदर थोड़ा, है। ऊंचा ऊंचा करो आप। करो। ऊंचा ऐसे। थोड़ा। हाँ हम्म। हाँ हाँ। हाँ, तो ये देखो, ये जो पूरा ना, इसको आप ये समझो कि ये सारा है पुष्करार्ध। पुष्करार्ध। तो ये जो गोल पर्वत है, ये तो सारा हो गया मानुषोत्तर पर्वत। तो इसके अंदर आधा द्वीप रह गया, आधा इसके बाहर रह गया। उस बाहर वाले आधे से हमको कोई मतलब नहीं है। तो पुष्करार्ध जो द्वीप के चारों तरफ क्या बना हुआ है, लिखो मानुषोत्तर पर्वत। पुष्करार्ध द्वीप के चारों तरफ जो पर्वत है उसको कहते हैं मानुषोत्तर पर्वत। लिखा। अब इस अंदर बचा नहीं सारा। अब इस अंदर में भी एक और पर्वत है। उस पर्वत का नाम है ईश्वाकार पर्वत। जैसे उसमें था ना धात की खंड में, सेम ऐसे ही इसमें भी क्या होता है, ईश्वाकार पर्वत। यहाँ वो यहाँ है और यहाँ है। तो वो इसको भी क्या करेगा, 2 भागों में बांट देगा, पूर्व में और पश्चिम में। अब बताओ कि कर्म भूमि में और भोग भूमि में क्या अंतर है? कौन बताएगा? हैंड रेज करो। दीपा दीदी बताएगी ये तो। हाँ बताओ। वो भूमि में तो 80 मसी कृषि शिल्प विद्या कोई काम नहीं करने पड़ते, और हाँ वहाँ 10 प्रकार के कल्प वृक्ष होते हैं, मतलब जो बिल्कुल चीज सही। मांगो वही मिल जाती है। बिल्कुल और सही। कर्म भूमि में ये सब काम करने पड़ते हैं, मतलब हाँ 80 मसी कृषि शिल्प विद्या हाँ, सब होती है। ये सब करना पड़ता। अच्छा, कितनी भोग भूमियां हैं? भोग भूमि वो टोटल 2.5 द्वीप में कितनी है? जल्दी बताओ, क्विक, कौन बताएगा? हाँ, 30। चांदनी, चांदनी। 30 वो भूमि। और कर्म भूमि कितनी है? 15 15। 15, 15। बिल्कुल सही। अच्छा, अब मनुष्य कहाँ तक रह सकते हैं? मनुष्यों का रहने, हाँ दीपा जी लाडनो से बताइए। ढाई द्वीप के ढाई हाँ, द्वीप के 2.5 द्वीप के आधे अंदर अंदर, या फिर आधे कहेंगे मानुषोत्तर पर्वत से पहले पहले मनुष्योत्तर मनुष्य पर्वत। रह सकते हैं। मनुष्य कितने प्रकार के हैं? नीलम जी, नीलम भाभी, मनुष्यों के प्रकार। हाँ बताइए नीलम भाभी। दो दो आर्य प्रकार। मनुष्य हाँ, और मलय। और और म्लेच्छ मलेच्छ मनुष्य। मनुष्य, मलेच्छ बिल्कुल। मनुष्य। हाँ, दोनों में क्या फर्क है?
आर्य मनुष्य गुणवान मतलब धार्मिक होते हैं, दयावान होते हैं, गुणवान होते हैं। हाँ और म्लेच्छ मनुष्य मतलब धर्म विहीन होते हैं, संस्कार हाँ विहीन होते हैं। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल ठीक है। चलिए, ठीक और मनुष्यों की उत्कृष्ट आयु कितनी होती है, मैक्सिमम? हाँ, दीपा तीन जी पल लाडू से। 3 पल्ले की होती है ऐसे, हाँ वो हाँ, सही ऐसे है सही है। अंतर उत्कृष्ट आयु अंतर्मुहूर्त 3 की होती पल्ले। है। और मिनिमम आयु कितनी होती है? अंतर्मुहूर्त की। अंतर मुहूर्त। अंतर्मुहूर्त की, बिल्कुल सही। और तिर्यंच के बारे में, अच्छा, चांदनी आप बताओ, तिर्यंच की उत्कृष्ट आयु और जघन्य आयु कितनी होती है? उनकी भी 3 पल्ले तो उत्कृष्ट आयु और अनंत अंत मुहूर्त जघन्य। वेरी गुड, सेम। बहुत अच्छा। तो इस तरह से ये हमारे तीसरा अध्याय एक बार वापस से पूरा रिवाइज हो गया है। अब इसका एग्जाम पोजीशन के बाद लेंगे हम लोग, ठीक है ना? तो ऐसा नहीं है कि आप लोग पोजीशन क्वेश्चन में